Hello everyone, this is Suman Mehta, and as you know that we have started the chapter first of history at the page number of 8. Now I am going to explain all things. The topic is the making of nationalism in Europe. यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसे अराइज हुई वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं. If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. It means आज जो हम नेशन स्टेट्स यानी बिगर यूनिट के रूप में कंट्रीज को देख पा रहे हैं, ऐसा पहले नहीं था. और कौन सी सेंचुरी में नहीं था? मिड 18th सेंचुरी तक का जो यूरोप का मैप है उसमें ऐसी नेशन स्टेट्स नहीं दिखाई देते थे. मीन्स ये स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थे. What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons, whose ruler had their autonomous territories. आज जो हम देखते हैं कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड हैं, वो पहले कई किंगडम्स में, कई पार्ट्स में और कई जो है स्टेट्स में डिवाइडेड थे, जिनके राजा जो हैं अपनी अपनी क्षेत्र में अपना एक अधिकार रखते थे. ऑटोनोमस टेरिटरीज का मतलब होता है कि सोलमनली राइट ओवर द टेरिटरी. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल. इन टेरिटरीज के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे. They did not see themselves as sharing a collective identity और एक कॉमन कल्चर. उस समय तक वहाँ रहने वाले लोग अपने आप को किसी भी कलेक्टिव आइडेंटिटी में फील नहीं करते थे या अपने कल्चर को एक दूसरे से शेयर करना पसंद नहीं करते थे. मीन्स कॉमन कल्चर नहीं था. सेम कल्चर से बिलोंग करने वाला अपने आप को नहीं मानते थे. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज. हालांकि वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. और बहुत ही पुराने अलग अलग ग्रुप्स से वो अपने आप को बिलोंग करते थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर, ये बेटा इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. वो हैब्सबर्ग एम्पायर जिसका ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल था. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वाज ए पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स. अलग अलग क्षेत्रों पर और अलग अलग प्रकार के लोगों का जोड़ने वाली कड़ी के रूप में बना हुआ था. यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था. इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स. इसमें एल्पाइन रीजन्स वाले ये देश जो आज अलग अलग हैं, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटनलैंड, एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द अरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग. इस टाइप के अलग अलग स्टेट के जो लोग थे वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर्स के अंडर में जो है रहते थे, ज़्यादा रहते थे. जर्मन स्पीकिंग पीपल थे ये लोग. यानी ये भाषा कौन सी थी इनकी? जर्मन भाषा बोलते थे. टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड और बोहेमिया में जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे. इट ऑल्सो इंक्लूडेड, इसके साम्राज्य में और भी कुछ स्टेट के लोग रहते थे, जैसे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसीज ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया. लोम्बार्डी और वेनेशिया आज इटली का पार्ट है, लेकिन पहले ये जो आपको बताया गया है हैब्सबर्ग एम्पायर का कभी पार्ट हुआ करते थे, जो कि इटैलिक भाषा बोलते थे. हंगरी के अंदर जो ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या थी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मग्यार. मग्यार एक लैंग्वेज है बेटा. तो हंगरी के अंदर बेटा हाफ पॉपुलेशन मग्यार भाषा बोलती थी, वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स. जबकि आधी जनसंख्या दूसरी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनको बोला करती थी. इन गैलिशिया, गैलिशिया एक उस समय का उसका पार्ट था जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में आता था. द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश. अरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन वर्ग के लोग, रिच पीपल, वो लोग पोलिश लैंग्वेज बोलते थे. बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स. अब ये जो 3 डोमिनेंट ग्रुप लैंग्वेज स्पीकिंग वाले मैंने आपको बताए,
There also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples. इनमें से ज़्यादातर लोग जो है पीजेंट कैटेगरी के लोग हुआ करते थे, जो कि स्पेशली बोहेमियंस और स्लोवाक्स में नॉर्थ डायरेक्शन में रहते थे, और स्लोवीन्स जो थे वो कार्नोलिया में रहते थे, क्रोट्स में रहते थे साउथ डायरेक्शन के अंदर, और जो रोमांस थे वो ट्रांसवेलेनिया के ईस्ट डायरेक्शन में रहा करते थे। ये बेटा पीजेंट कैटेगरी के लोगों की बात की गई है। और सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इस प्रकार के ये जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, अलग अलग कैटेगरी के लोग जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में होते हुए भी अपने आप को एक कॉमन आइडेंटिटी फील नहीं करते थे, तो क्या ये डिफरेंसेस उनके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी लाने के लिए मतलब कैसे ये एक हो पाए? क्या ये इजी टास्क था? नहीं, लेकिन फिर भी ये जुड़े हुए थे। किस वजह से? द ओनली टाई बाइंडिंग these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। अब ये खास बात है बेटा, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा कि इन सबको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कल्चर के लोग जो रह रहे हैं, इन सबको आपस में जोड़ने वाली कड़ी के रूप में उनका राजा था, यानी राजा ने इनको ये एक करके रखा हुआ था। तो आई थिंक ये आपको पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट अमर्ज। राष्ट्र प्रेम की भावना और बड़े साम्राज्य का विस्तार या उसका जन्म कैसे हो पाया, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैं बेटा आपको अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास का जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें आप देखेंगे कि यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, यानी कौन कौन से ग्रुप के लोग मेजरली रहते थे या माइनॉरिटी में रहते थे, और वो किस टाइप से उनके पास क्या था। Socially or politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent। इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जिनके पास ज़मीन भी ज़्यादा थी, रिच पीपल रहते थे, और ये लोग बेटा डोमिनेंट क्लास थी। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये संख्या में ज़्यादा थे, बल्कि ये कहेंगे कि इनके पास राइट्स थे, इनके पास पावर्स ज़्यादा थी। The members of this class were united by a common way of life। इस क्लास के लोग जो हैं क्या करते थे, आपस में जुड़े हुए थे। किस वजह से? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल एक जैसा था। दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। किसी भी प्रांत में भले ही अमीर लोग रहें, लेकिन सेम जो है इनका लाइफस्टाइल सेम होने की वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे या कॉमन आइडेंटिटी को फील करते थे। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड। गाँव में इनके पास अच्छी ज़मीनें होती थी, एंड ऑल्सो नोन और ऑल्सो टाउन हाउसेज, और शहरों में इनके घर बने होते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। और ये फ्रांसीसी भाषा बोलते थे कूटनीतिक उद्देश्यों की वजह से। कूटनीतिक डिप्लोमेसी होता है बेटा कूटनीति करना, मतलब जो है चाले चलना, या फिर जो है बड़े बड़े लोगों से उठ बैठ करना और उनको अपनी बात समझाने के लिए ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे, और हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। इनके परिवार आम तौर पर शादी जैसे रिश्तों से जुड़े हुए थे, यानी ये लोग अपने ही सेम जो लाइफ स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं उन्हीं के साथ अपना मैरिज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते थे। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। ये जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी बेटा, थी तो ये माइनॉरिटी में। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। और ज़्यादातर लोग जो है फार्मर्स थे। टू द वेस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन में द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट के वेस्ट डायरेक्शन में क्या था, किराएदार जो किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो लोग अपना खेतों को बोते थे। While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by the vast estate which were cultivated by serfs। अब यहाँ पर बताया गया है कि यूरोप कॉन्टिनेंट के ईस्ट डायरेक्शन में और सेंट्रल पार्ट के अंदर जो लैंड होल्डिंग्स थी वो ज़्यादातर जो है स्टेट में बटी हुई थी, और उन पर वो सर्फ्स की यानी दूसरे फार्मर, छोटे के फार्मर्स की हेल्प से काम करवाते थे और या अपने फार्म्स को कल्टीवेट कराया करते थे।
ये जो फार्मर्स थे बेटा, जो लार्ज फार्मर्स थे या फिर अरिस्टोक्रेसी क्लास के जो लोग थे, ये बड़ी बड़ी ज़मीनों के ऊपर बेटा सर्फ से यानी गुलामों से, दासों से व्यापार जो है अपनी फार्म्स को कल्टीवेट कराते थे। On the next page, beta, in western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट्स में बेटा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ हो चली थी, मतलब इंडस्ट्रीज में सामान तैयार ज़्यादा होने लगा था और व्यापार फैलने लगा था, जिसकी वजह से शहरों का विकास होने लगा और साथ ही साथ व्यावसायिक वर्ग भी विकसित होने लगे थे, यानी नए नए कमर्शियल क्लासेस का जो है एमर्जेंस देखने को मिला। हुज एग्जिस्टेंस, जिनका अस्तित्व टोटली जो है डिपेंड करता था जो प्रोडक्शन के ऊपर, और प्रोडक्शन कौन सा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको मार्केट में सेल किया जाता था। यानी व्यापारी होंगे या ट्रेडर्स होंगे या इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे तो उनका पूरा काम क्या है, इंडस्ट्रीज में जो प्रोड्यूस करना और इसके अलावा प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में उसको सप्लाई करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड, यहाँ पर एक खास बात है बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है वो इंग्लैंड में हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मनी स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरीज। लेकिन जर्मनी और फ्रांस में ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये 19th सेंचुरी के दौरान ही पॉसिबल हो पाई। इन इट्स वेक, इसकी शुरुआत में क्या हुआ, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, नए नए सामाजिक वर्ग जो है बनने लगे थे। और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, काम करने वाली जनसंख्या, और मिडिल क्लास जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थी, बिजनेसमैन थी या फिर प्रोफेशनल्स थे, ये सब नई क्लास के लोग जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही ज़्यादा दिखाई दिए। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। जो बीच का यूरोप है या फिर ईस्ट डायरेक्शन का जो यूरोप है, वहाँ पर इस टाइप के जो सोशल क्लास के ग्रुप थे बेटा ये बहुत कम थे लेट 19th सेंचुरी तक। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेज, ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे और लिबरल मीन्स उदारवादी, जो अड़ते नहीं है किसी बात पर, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं न्यू चेंजेस को। मिडिल क्लास के लोग थे और इनके जो आइडियाज़ थे, नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलैरिटी। इनका मानना था कि नेशनल यूनिटी बनाई जानी चाहिए ताकि अरिस्टोक्रेसी की जो को खास अधिकार दिए जाते, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलती है, वो हट जानी चाहिए। नेशनल यूनिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब इस पैराग्राफ में आपने यूरोप की सोसाइटी के बारे में डिटेल में समझा। अब नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन आ रहा है या फिर एक कंटेंट है बेटा, वो भी इम्पोर्टेंट है, कई पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? ये उदारवादी जो देश प्रेम है इसका क्या मीनिंग होता है? इकोनॉमिक स्केल पर इसका अलग मीनिंग मिलेगा, पॉलिटिकल स्फीयर में इसका अलग मिलेगा, और नॉर्मली जो हम कहते हैं वो अलग मिलेगा। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 18th सेंचुरी यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। नेशनल यूनिटी जो अर्ली 19th सेंचुरी में जो एक विचार पैदा हो रहा था कि पूरे सभी देश के अंदर यूनिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, और यूरोप में स्पेशली लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को इससे जोड़ा गया। The term liberalism derives from the Latin root liber। अब ये लिबरलिज्म वर्ड जो है लेटिन भाषा का एक वर्ड है लिबर, उससे निकला है जिसका मीनिंग होता है फ्री, यानी आज़ाद या आज़ादी।
For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. अब मिडिल क्लास जो अमर्ज हुई है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके लिए लिबरलिज्म का मीनिंग हो गया कि व्यक्तिगत आज़ादी और कानून के समक्ष समानता। पॉलिटिकल स्फीयर में अगर हम बात करें इसके मीनिंग की, तो इसमें जोर दिया जाता है, इट एम्फेजाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एक ऐसी सरकार की स्थापना जो सबकी सहमति से बनाई गई हो, यानी सबने उस गवर्नमेंट को चुना हो। पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म का मीनिंग ये लिया गया। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy. फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही लिबरलिज्म का मीनिंग यही था कि अरिस्टोक्रेसी या ऑटोक्रेसी का जो खात्मा और क्लर्जिकल प्रिविलेजेस का भी खात्मा, यानी जो ये क्लर्जी पीपल है या अरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग जो है या रॉयल ऑर्डर जो है उनको खास अधिकार दिए गए, उन सबको समाप्त कर देना चाहिए। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन होना चाहिए, किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये कब हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यही सब कुछ तो हुआ था। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी में लिबरल्स लोगों ने जोर दिया किस चीज़ पर? कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है सबको मिलना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आपने देखा था कि यहाँ पर बाद में जाकर नेपोलियन ने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया था। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. अब यहाँ इक्वलिटी की बात जब हुई है कि कानून के सामने इक्वल है सभी, यानी लॉ के सामने इक्वल है सभी, तो ये इसका मीनिंग ये नहीं हो जाता है कि सबको यहाँ पर मतलब जो है यूनिवर्सल सफरेज मिल गया, यानी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ऐसा नहीं हुआ। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, आपको याद होगा क्रांतिकारी फ्रांस में भी, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ सबसे पहले लिबरल डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट किया गया था। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज गारंटीड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन। आपने देखा था ना बेटा 9th क्लास में कि सिर्फ वोट देने का अधिकार किसको था? जो कि टैक्स ज़्यादा देते थे या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी। Men without property and all women were excluded from political rights. वो पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी या फिर वो औरतें, इन सबको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, यानी इन्हें ये अधिकार नहीं दिए गए थे। Only for a brief period under the Jacobins did all adult male enjoy suffrage. सिर्फ जैकोबिन क्लब के रूल के दौरान ही कुछ एडल्ट मेल्स को ये सफरेज का राइट दिया गया था, यानी वोट देने का अधिकार दिया गया था। However, the Napoleonic Code went back to the limited suffrage. हालांकि नेपोलियन ने भी कुछ हद तक कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया, and reduced women to the status of minor. अब यहाँ पे देखिए बेटा, औरतों का दर्जा तो नेपोलियन ने भी कम कर दिया, माइनर कर दिया, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, और उन्हें किसके अंडर में ला दिया कि वो ईच एंड एवरी ऑर्डर ऑफ फादर और हस्बैंड को फॉलो करेंगी। Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. पूरा 19th सेंचुरी के दौरान और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औरतें और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो मैन लोग क्या हुआ? ऑर्गेनाइज, उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित किया या एकजुट किया। किस चीज़ के लिए? अपोजिशन मूवमेंट लॉन्च करने के लिए, यानी विरोध प्रदर्शन के लिए, ताकि वो भी अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड रख सकें गवर्नमेंट के आगे और उन्हें गेट कर सकें। नेक्स्ट बेटा लास्ट टॉपिक है, इस पे लास्ट जो पैराग्राफ है बेटा, इन द इकोनॉमिक स्फीयर, आर्थिक क्षेत्र में भी लिबरलिज्म का मीनिंग जो होता है वो होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, बाजारों की स्वतंत्रता, एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और जो देश की सरकार है या जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शन फ्री गुड्स की मूवमेंट को जो है इंश्योर करे और कैपिटल की मूवमेंट को भी इंश्योर करे। मतलब क्या है? ज़्यादा रोक रुकावटें ना लगाना और पैसे का आदान प्रदान और चीज़ों को लाने ले जाने पर ज़्यादा पाबंदियों का ना लगाना।
ये कौन लगाता है बेटा? सरकार ही तो लगाती है। तो ये इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मीनिंग है, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि लिबरलिज्म को तीनों मीनिंग में अलग अलग पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल स्फीयर में, जनरल लाइफ में, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर भी। ड्यूरिंग द 19th century this was a strong demand of the emerging middle class। 19th century के दौरान यही एक खास डिमांड थी जो कि मिडिल क्लास के लोगों ने की थी कि मार्केट को रिस्ट्रिक्शन फ्री किया जाए और गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट को जो है ईजियर किया जाए। Let us take the example of German speaking regions of the first half of the 19th century। आइए अब देखते हैं जर्मन भाषा बोलने वाले उन एरियाज को जो कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है किस टाइप के सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, नेक्स्ट पेज पे बेटा चलते हैं। बेटा आपने 9th क्लास में नेपोलियन के जो है रिफॉर्म्स देखे, या फिर स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने जितने भी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ थी जर्मन स्पीकिंग पीपल की, यानी कि जर्मनी कंट्री की, उनका एक कॉन्फेडरेशन इस्टेब्लिश कर दिया था, यानी ग्रुप बना दिया था। 39 स्टेट्स को जोड़कर एक किंगडम के रूप में उसने इस्टेब्लिश कर दिया था, और वहाँ पर सेम रूल्स इस्टेब्लिश किए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उन सब को उसने ईजियर बनाया था। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी, हर स्टेट की अपनी करेंसी थी, अपने वेट और मेजर्स थे, यानी अलग अलग थे। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। एक व्यापारी जो 1833 की बात सोच लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के रूप में कि हैम्बर्ग से चलता है और न्यूरमबर्ग दूसरे स्टेट में जाता है, और है तो ये जर्मनी के अंडर भी, जिसको नेपोलियन ने जीत लिया था। तो वहाँ पर वो अपना सामान बेचने के लिए जाता है और उसको 11 अलग अलग कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ पर हर कस्टम बैरियर के ऊपर उसे 5% अपनी जो है उसके लिए आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। आप सोचिए 11 कस्टम बैरियर और 5% ऑफ ईच, यानी 55% तो उसका टैक्स में ही चला जाएगा। ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। ड्यूटीज जो होती थी ना बेटा, ये उस व्यापारी के सामान के वजन के हिसाब से बनाई जाती थी या फिर गुड्स की मेजरमेंट के हिसाब से लगाई जाती थी। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, क्योंकि आप सबको अभी बताया मैंने कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेट और मेजर्स यूज किए जाते थे, तो उनका अपना सिस्टम था। दिस इन्वॉल्व्ड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, हर बैरियर के ऊपर वो कैलकुलेशन करवाएंगे कितना मटेरियल लेकर जा रहे हैं, कितना टैक्स देना है। ये जो टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन थी, इसकी वजह से बेटा बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है। द मेजर ऑफ क्लॉथ, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि कपड़े का उदाहरण लिया गया है कि अगर क्लॉथ की मेजरमेंट करें, फॉर एग्जाम्पल जहाँ इसको एक मेजरमेंट के लिए एलए नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था बेटा वहाँ पर, तो हर एरिया में एलए जो है बेटा डिफरेंट लेंथ के साथ मेजर किया जाता था। एन एलए ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बोट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अब फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर कपड़े की मेजरमेंट, यानी हम जैसे कहते हैं ना कि 1 मीटर हमारा 40 सेंटीमीटर होता है, तो वहाँ पर 54.7 सेंटीमीटर को एक एलए माना जाता था। मेन शहर के अंदर 55.1 सेंटीमीटर इसको मेजर किया जाता था, और न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर इसको मेजर करके लिया जाता था, और फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा अलग अलग जगह पर एलए की जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को या बिजनेसमैन को काफ़ी लॉस होता था और कस्टम ड्यूटीज़ भी ज़्यादा देनी पड़ती थी। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा कि किन किन डिफ़िकल्टीज़ को ये लोग फेस करते थे। नेक्स्ट जो बेटा लास्ट टॉपिक है आज का, उस पर मैं अब आपको बताने जा रही हूँ
कि इस टाइप की जो कंडीशंस हैं बेटा, ये दिखाती हैं कि कितनी ऑब्स्टेकल्स थी उस टाइम पर इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में, यानी सामान को बेचने या खरीदने पर, और ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेज हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। अब ये जो मिडिल क्लास की कमर्शियल क्लास के जो लोग थे, इन्होंने इसी वजह से एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की डिमांड रखनी शुरू कर दी थी कि एक बिगर यूनिट के रूप में अगर कंट्री हो तो टैक्स ज़्यादा ना लगे या टैक्स बैरियर ज़्यादा ना हो, जिससे कि उनकी गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट ईजीली होती रहे, उसमें कोई बाधा ना बने। अनहिंडर्ड मीन्स बाधा ना बने। In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। 1834 में एक कस्टम यूनियन, एक ग्रुप बनाया गया था जोल्वराइन नाम से, जो कि प्रशिया जो कंट्री ने शुरुआत की थी। और इसमें उसने क्या किया था, जितने भी जर्मन स्टेट्स थे ज़्यादातर उनको ज्वाइन करवा दिया था कि वो एक टाइप का टैक्स लगाएंगे और ज़्यादा जो है ट्रेड बैरियर इस्टेब्लिश या फिर कस्टम बैरियर्स इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। इस यूनियन ने क्या किया, अपने यहाँ पर जितनी भी टैरिफ बैरियर्स थे उनको ख़त्म कर दिया और रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। 30 करेंसी उस टाइम पर जो है कॉन्टीन्यूड थी, जिनको कम करके 2 पर ले आए, यानी 30 से 2 यानी 28 रिड्यूस कर डाली, ताकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स और मूवमेंट ऑफ द कैपिटल कैन बी ईजियर। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे और फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अब आपको मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि बिजनेस जो होता है बेटा, उसकी जो है वेल इस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं और उनको आगे जो है स्टिमुलेट करने की कोशिश की गई, यानी रेलवे का एक्सपेंशन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की मोबिलिटी को बढ़ाया जा सके, स्टिमुलेट किया जा सके। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है आर्थिक हितों को साधा जा सके, यानी सबके आर्थिक हितों के लिए इस टाइप की नीतियां बनाई जा सके, जिससे कि राष्ट्रीय जो है एकता स्थापित हो, यानी पूरे देश के अंदर लोग मिलजुल कर व्यापार करें और एकजुट रहें। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन्ड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अब आप देखिए यहाँ पर एक लहर चल पड़ी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, यानी सब व्यापारी लोग मिल गए और उन्होंने काफ़ी कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस को हटवाया गवर्नमेंट से कह के, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के मन में पनपने लगी थी कि एक बड़ा साम्राज्य ही उन्हें उनके आर्थिक हितों को पूरा कर सकता है और राजनीतिक रूप से उन्हें सुरक्षा भी दे सकता है। अब आप बेटा आज इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद बेटा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने बताई हैं या फिर जो पहले नोट्स भेजे गए हैं उसको आप लिखते भी चलेंगे और साथ साथ लर्न भी करेंगे।